गाइस वेलकम टू द न्यू लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का पार्ट नंबर 2 यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन जब एमिट होते हैं तो क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हेन एवर द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी अकर्स then along with the disintegration of unstable or parent nuclei there some radiation or particle emitted। देखिए मैंने लिखा इस वजह से है क्योंकि आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक पर क्लिक करें, आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। घर में बैठें, पढ़ें, मेहनत करें और नोट्स बनाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। तो खैर वापस आते हैं। न्यूक्लियर देयर सम रेडिएशन और पार्टिकल इमिटेड। जब रेडियो एक्टिविटी अकर्स होती है तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई होती है अलॉन्ग विद द इमिशन ऑफ सम पार्टिकल। और उसको हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि वो अल्फ़ा बीटा और गैमा है। ठीक है, लेट अस डिस्कस व्हाट हैपन इफ ओनली अल्फ़ा बीटा और गामा एमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियाई। हम इधर एक एजम्पशन ले रहे हैं और वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक न्यूक्लियाई से, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से सिर्फ अगर अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहा है या सिर्फ अगर बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है या सिर्फ अगर गामा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो उस न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ अगर अल्फ़ा इमिशन हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल की इमिशन हो रहा है तो क्या होगा। कंसिडर एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई X having atomic mass A and atomic number Z and atomic mass A। ये न्यूक्लियाई कंसिडर करें और ये न्यूक्लियाई जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब देखें अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहाँ था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अनस्टेबल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज करता है और कुछ पार्टिकल। अब पार्टिकल कौन सा है, इस केस में हमने लिए अल्फा इमिशन, तो अल्फा पार्टिकल है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो उस न्यूक्लियाई की एटॉमिक मास पे 4 से असर पड़ेगा, यानी वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। सॉरी 4 टाइम नहीं, 4 से डिक्रीज कर जाएगा, मतलब उससे 4 कम हो जाएगा। अगर उसका एटॉमिक नंबर 10 है फॉर एग्जांपल तो वो 6 हो जाएगा। 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, जब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा तो ये कभी भी 10 नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो खैर वो तो रफ सा एग्जांपल था, उसको भूल जाएं। ये वाला जो अभी मैंने कहा जिसका एटॉमिक मास जो है अगर अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो एटॉमिक मास जो है वो 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा अगर अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखिए किस तरह, जब अल्फ़ा पार्टिकल हमें मिल गया तो इसको अभी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसका मास मालूम करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना है उसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, कैसे इन्वेस्टिगेशन की गई? बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफी से। मास स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है? अगर आपने 2 लेक्चर से पहले वाले लेक्चर, मतलब यानी कि इस लेक्चर से 2 लेक्चर पहले वाला लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें। उसमें हमने आइसोटॉप्स को डिस्कस किया और आइसोटॉप्स की मास किस तरह मालूम करते हैं, वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रोग्राफी का जो पूरा प्रिंसिपल है उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, नाउ बाई मास स्पेक्ट्रोग्राफी अल्फ़ा की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की। नाउ बाई मास स्पेक्ट्रोग्राफी अल्फ़ा पार्टिकल हैज सेम डिफ्लेक्शन एंड मास दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। देखें जब हम आइसोटॉप्स को अलग कर रहे थे, हीलियम के आइसोटॉप्स को, तो हीलियम के आइसोटॉप्स में एक ऐसा आइसोटॉप भी मिला जिसका डिफ्लेक्शन और जिसका मास अल्फ़ा पार्टिकल से बिल्कुल मैच कर रहा था, सेम थे दोनों। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सो एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियाई। देखें इस तरह नहीं हो सकता कि अल्फ़ा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियाई की डिफ्लेक्शन और मास सेम हो और ये दोनों अलग अलग हो। ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम के। ठीक है, तो हम हीलियम न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हैं। और हीलियम की न्यूक्लियस में क्या होता है आपको पता है, 4 उसका एटॉमिक मास होता है और 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, मतलब 2 उसमें प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर।
तो अल्फ़ा पार्टिकल पर दो पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर क्या था, डबल पॉजिटिव चार्ज था। तो मतलब ये था कि ये हीलियम न्यूक्लियाई की तरह एक्ट कर रहा था, तो इसको हमने कहा ये हीलियम की न्यूक्लियाई है। ठीक है, सो वन कैन से दैट, अगर अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करेगा, तो एक्चुअली ये क्या करेगा, हीलियम न्यूक्लियाई को एमिट करेगा। हीलियम न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास क्या होता है, 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो देखें 4 और 4 दोबारा ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से 4 निकल गया तो ये A4 से कम हो गया, जब यहाँ से 2 निकल गया तो ये Z2 से कम हो गया। तो जब भी अल्फ़ा इमिशन होता है, अल्फ़ा पार्टिकल की इमिशन हो रहा होता है, तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई होती है उसका एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज़ करता है और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ करता है। अब इसके प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। देखें एग्जांपल ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिशन, व्हेन यूरेनियम आइसोटॉप्स 23892 undergoes disintegration along with the emission of alpha particle, then जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो यूरेनियम की 23892 जिसका एटॉमिक नंबर हो, अगर ये रेडियो एक्टिविटी के अंडर जाता है, मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी अकर होती है, तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल अगर एमिट करता है तो इसका एटॉमिक मास जो है 4 से डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि 238 है तो वो 234 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ कर जाएगा, 92 है तो 90 हो जाएगा। साथ में अल्फ़ा पार्टिकल भी एमिट हो जाएगा और साथ में कुछ एनर्जी भी हमें मिल जाएगी। ये अल्फ़ा पार्टिकल की अल्फ़ा इमिशन की एग्जांपल है। इसी तरह ये है रेडियम 22688, जब यहाँ से अल्फ़ा इमिशन होगा तो ये 4 से डिक्रीज़ कर जाएगा, 226 से 4 गए 222 और यहाँ से 2 गए 86, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई हमें मिलेगी और प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। इसी तरह ये यहाँ पर अगर अब भी अनस्टेबल है तो ये मज़ीद रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा को एमिट करेगा। अगर ये अल्फ़ा को एमिट करता है तो क्या होता है, हमें एक नया एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट मिल जाता है। ये एक न्यूक्लियाई की बात हो रही है तो एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियाई की बात करेंगे। अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड होती है तो हमें एक न्यूक्लियाई इस एलिमेंट की मिल जाती है। अगर अल्फ़ा इमिशन हो रहा है तो एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज़ कर जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ कर जाएगा, तो हमें ये रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, आप समझ गए। अब आते हैं बीटा डिके के ऊपर कि बीटा डिके क्या होता है। अब देखें अल्फ़ा बीटा और गामा में जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला डिके है ना, वो बीटा डिके है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से सुन रहे हैं लेक्चर को तो बीटा डिके कभी भी आपको नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, देखें बीटा decay और बीटा emission. Whenever an unstable nuclei undergoes beta decay, then there is emission of two types of particle take place with the corresponding antiparticles. देखें जब भी बीटा इमिशन होता है, बीटा डिके होता है, तो दो किस्म के पार्टिकल निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और इसके साथ एक और पार्टिकल भी निकलता है, उसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये बात याद रखें, यहाँ पर जो दो पार्टिकल की बात हो रही है ना, वो ये दो नहीं है, वो ये दो है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और इसके साथ इसका एंटी पार्टिकल, और एंटी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है उसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और इसकी सिंबल ये है इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ऊपर नेगेटिव साइन। और एक निकलता है पॉजिटिव पार्टिकल, और उस पॉजिटिव पार्टिकल को कहते हैं पॉजिट्रॉन, और इसके साथ एक और पार्टिकल भी निकलता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। देखें फिर से, यहाँ पर जो दो पार्टिकल की बात हो रही है वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इन दो की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये दो इनके साथ निकलते हैं। और ये क्यों, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो इस दो पार्टिकल को कंसीडर किए बगैर हमारे पास मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सही नहीं आती। जब इनको हम इंक्लूड कर लेते हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशन सही आ जाती है, तो उसको हम साथ में इसलिए रखते हैं। इस लेवल पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके साथ एंटी पार्टिकल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो होता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, और इसकी ये सिंबल है। ठीक है, व्हेन द डिके ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो
अकर सच डिके इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा किसी न्यूक्लियस से, यानी कि बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव इमिट होगा या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा किसी न्यूक्लियस से अलॉन्ग विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की निकलने के नतीजे में हम कहेंगे कि बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है। और इसी तरह अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो हम कहेंगे बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखें किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन किस वक्त निकल सकता है या पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज किस वक्त निकल सकता है, उसके भी दो केसेस हैं। एक केस को कहते हैं न्यूट्रॉन कन्वर्जन इनटू प्रोटॉन। जब देखें न्यूक्लियस में हमें पता है कि प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है ना, या तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के चक्कर में अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, या स्टेबिलिटी को गेन करने के चक्कर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खाली एनर्जी रिलीज कर लेगा तो स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो एक केस तो हमने पढ़ लिया कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा इमिशन हो सकता है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं बीटा इमिशन भी हो सकता है, लेकिन बीटा इमिशन दो सूरतों में हो सकता है। एक सूरत ये है कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता हो प्रोटॉन में, ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा हो प्रोटॉन में, तो तब क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। किस चीज़ में? प्रोटॉन में। जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रॉन का मेस 1 होता है, इसका भी मेस 1 यूनिट हमने कहा है। ठीक है, इसका मेस है तो इसका मेस भी आ जाएगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन ने इतना न्यूट्रॉन, देखो इन सब चार्जेस को जमा करो, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और इन सब को, तो आपको दोबारा न्यूट्रॉन मिलने वाला है। ठीक है, अपोजिट चार्ज भी यहाँ हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसके साथ क्या हो जाता है, एक इसका एंटी पार्टिकल जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो, वो एमिट होता है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके यहाँ पर अक्कर हो रही है। और दूसरा सूरत ये है कि प्रोटॉन जब कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोटॉन का चार्ज किधर चला जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉजिट्रॉन एंड दिस एंटी न्यूट्रिनो। क्या चीज़? एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो, ये है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो एंटी न्यूट्रिनो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना, या पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज इमिट होता है तो उसको हम बीटा पॉजिटिव डिके कहते हैं। देखें, लेट एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई X atomic number A, atomic mass A and atomic number Z, which is unstable. Now this unstable nuclei undergoes to beta decay. Then two possibilities may occurs. देखें, ये वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल है, अंडरगोस करेगा बीटा इमिशन। बीटा इमिशन जब क्या हो रहा हो, जब एटॉमिक नंबर यानी कि एक से इंक्रीज़ करें, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा हो जाए और एटॉमिक मास पे कोई भी फ़र्क ना पड़ जाए। बीटा इमिशन में इस तरह होता है। ठीक है, कि एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर या 1 से डिक्रीज़ कर जाता है या 1 से इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ क्यों कर जाता है? जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन डॉटर न्यूक्लियाई एक से इंक्रीज। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, और वो उसको हमने कहा बीटा नेगेटिव, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिशन की या इलेक्ट्रॉन की इमिशन की। जब क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से बढ़ जाएंगे, और एक न्यूट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया। जब बढ़ गया तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कहलाता है। इस पर को दूसरा केस ये है कि जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगोज करेगा बीटा पॉजिटिव डिके में, तो क्या होगा,
देखें एटॉमिक नंबर जो है वो एक से डिक्रीज कर गया है। अब क्या हो गया है, अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन से एक कम हो गया है, तो जब प्रोटॉन कम हो गया है तो किधर चला गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो इसका चार्ज किधर गया, इसका चार्ज इन द फॉर्म ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एंड दिस इमिट हो गया यहाँ से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा, लेकिन इधर तक बात हम नहीं छोड़ते, हम चाहते हैं कि और भी क्लियर हो जाए। तो देखें, ड्यूरिंग बीटा डीके एटॉमिक मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज सेम एंड एज दैट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। जो पेरेंट न्यूक्लियाई का होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई के भी एटॉमिक मास होता है, बट ओनली एटॉमिक नंबर ओनली चेंज बाई +1 और -1 न्यूक्लियाई, बट ओनली एटॉमिक नंबर, ये ओनली ख़त्म करो, चेंज बाई +1 और -1। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें ये कॉपर है, इसका एटॉमिक नंबर 60 एटॉमिक में 64 है, एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, जब यहाँ से बीटा पार्टिकल निकलेगा और हमें नया डॉटर एलिमेंट मिलने वाला है, इसका हमें कैसे पता चलता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसको देखें। निकल का हमें मिल जाता है तो एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज कर गया। जब एक से एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे। जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो उसका जो हमारे पास एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से एमिट करेगा पॉजिटिव की शक्ल में, ठीक है, वो हमें बीटा पॉजिटिव और साथ इसका न्यूट्रिनो इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, जब प्रोटॉन, ये देखें, जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में तो ई पॉजिटिव या बी पॉजिटिव पॉजिट्रॉन हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह लिखा है। अब इस बात की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है नीचे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कोबाल्ट 6492, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 29। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 35। 64 - 25 35। एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट कितना है, 64 और 29 को नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा किया, 64 आ गया। ठीक है, तो आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन निकल कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 28 हैं, कितने 28, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 64 - 28 तो 36। अब देखें एटॉमिक मास ऑफ निकल को देखें, 28 + 36 तो 64 आता है, वही है। ठीक है, तो एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखें, सो हियर प्रोटॉन्स कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस इट्स एंटी पार्टिकल। ठीक है, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रिनो। समझ गए। देखें, जब एक प्रोटॉन कम हो गया है तो वो प्रोटॉन किधर चला गया है, न्यूट्रॉन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। और क्यों कन्वर्ट हो गया है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। जब ऐसा हो रहा हो तो आपको पॉजिट्रॉन मिलेगा और इसका साथ न्यूट्रिनो मिलेगा, यानी कि इसका एंटी पार्टिकल, और साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब दूसरे केस के एग्जांपल देखते हैं। जब बीटा माइनस डीके हो रहा हो तो देखिए, अब कार्बन का ये आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है, जब ये बीटा नेगेटिव डीके अंडरगोज होता है, ठीक है, तो हमें एक नाइट्रोजन की न्यूक्लियाई मिलती है जिसका एटॉमिक मास 14 और एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 6, यहाँ पर है 7, तो क्या हो गया है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से इंक्रीज कर गया है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है तो वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट करेगा और साथ इसका एंटी पार्टिकल जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं प्लस एनर्जी मिलेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नाइट्रोजन इज 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन 7। सो एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, तभी एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर गया है, इंक्रीज। सो द एटॉमिक मास आर नॉट चेंज एंड एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 स्पॉन्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन इन द form of beta negative are also generated and emitted in the form of beta negative particle along with the emission of antineutrinos। देखें,
ये जो इलेक्ट्रॉन अब इमिट हो गया है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं था। ये जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था तो उसी वक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और बहुत ही कम टाइम में वो क्या कर गया, न्यूक्लियस से निकल गया। तो ये बात देखें कंसेप्चुअल है और इसका पता आपको अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से मिल जाएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बीटा पार्टिकल और अल्फ़ा इमिशन को देख रहे हैं, तो उस पर किसी और लेक्चर में बात की जाए, डिस्कस किया जाएगा उसको। इलेक्ट्रॉन आर नॉट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, ये साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ इट स्पॉन्टेनियसली इट अक्कर स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल को समराइज करते हैं, और जब बीटा इमिशन होता है किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। जब 1 से इंक्रीज़ करता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में पार्टिकल निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन की शक्ल में और साथ इसका एंटी पार्टिकल। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एटॉमिक मास जो है वो उसी तरह रह जाता है और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। जब 1 से कम जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो 1 से कम हो जाता है, तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो वो चार्ज जो था प्रोटॉन के ऊपर, वो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस उसका एंटी पार्टिकल की फॉर्म में वो क्या कर जाता है, एमिट कर जाता है। अब देखें न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर बीटा डिके। न्यूक्लियर रिएक्शन आपको कहता है कोई कि आप इस एलिमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर के लिए बीटा का रिएक्शन देखें, तो बीटा का डिके लिखें, सही है, बीटा का डिके लिखें। तो आपको तो पता है बीटा डिके में एटॉमिक में सेम रहता है, ये या 1 से इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो दो केसेस आपने लिख दिया कि जब ये अनस्टेबल था तो ये जब अंडरगोस करेगा बीटा डिके, तो क्या करेगा कि ये हमें एक डॉटर न्यूक्लियाई देगा, और डॉटर न्यूक्लियाई का हमें पता नहीं कौन सी है, तो उसको हमने एक्स कहा है। एटॉमिक मास के ऊपर बीटा डिके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तो उसी तरह आ गया। एटॉमिक नंबर जो है या तो 1 से इंक्रीज़ कर जाता है या डिक्रीज़ कर जाता है। तो पहले केस में हमने लिया है कि वो 1 से डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कि 82 था तो वो 81 हो गया, और साथ में जब 82 से 81 हो गया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज बीटा पॉजिटिव हमें मिलता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, साथ में इसका एंटी पार्टिकल और चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये एलिमेंट अनस्टेबल था, जब ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बीटा को एमिट करेगा, तो ये केस हमने पढ़ लिया। अब इसके लिए दूसरा केस ये है कि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ कर सकता है। जब एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ करेगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये यहाँ पर 82 थे, यहाँ पर 83 हो गया, और एटॉमिक मास पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 210 ही आएगा, ठीक है। साथ में बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, और ये आ जाएगा अच्छा एनर्जी। तो देखें ये दो पॉसिबल रिएक्शन है। अब इसमें ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो इसका पता कहाँ से चलेगा, आपको पता है, इसका पता चलेगा पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट देखें जिसका एटॉमिक मास 210 हो और एटॉमिक नंबर 81 हो, तो यहाँ पर वो एलिमेंट लिखें। अगर इस तरह का कोई एलिमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर इस तरह नहीं मिल रहा तो फिर लाजमी बात है इस तरह मिलेगा। तो जिसके लिए एलिमेंट मिल जाता है जिसका एटॉमिक मास यहाँ पर मैच कर रहा हो, एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैच कर रहा हो, तो वही रिएक्शन आपके लिए सही है। आप क्या करेंगे, अगर आपको पीरियोडिक टेबल का पता नहीं है, या आप पीरियोडिक टेबल अवेलेबल नहीं है, या आपको याद नहीं है, किसी ऐसे एलिमेंट का पता नहीं है, क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं तो केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ने वाले कि पीरियोडिक टेबल को भी याद रखें, ठीक है। तो आप ये दो पॉसिबल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। अगर एक गलत है तो दूसरा सही है, अगर आपको वो उसके नंबर मिलते रहेंगे, ठीक है। आप वो तो ये नहीं कहता ना कि आपने प्रॉपर नाम भी लिखना है डॉटर एलिमेंट का, ठीक।